दारा और सोने का जिक्र भी आया और मैंने मीर बख्श को बताया कि चौधरी के हरकारे दारा ने किस तरह एक तवील अरसे तक मेरा जीना महाल किए रखा था। सिंगापुर, बैंकॉक और हिंदुस्तान और नेपाल वगैरह में होने वाले मार के भी जेरे बहस आए। फिर हिमालय की गोद में वाक़ संकरी मंदिर वाला वाक़या भी मैंने मीर बख्श को बताया। उसने मेरे जानिसार साथियों के बारे में मुतअद्दिद सवालात किए और मैं उसे डॉक्टर जानकी, चित्रा प्रीतम, ठाकुर बारू सिंह और दीगर साथियों के बारे में बताता रहा। इसी दौरान में रात का अंधेरा फैलने लगा। हम अगड़ी नामी मुकाम को पीछे छोड़ आए। अब शादी पुली खम से ज्यादा दूर नहीं था। हमारे दरमियान हालात हादरा पर मजीद कुछ देर बातचीत होती रही और हम शादी पुली से गुजरकर जिला उमरकोट की सरहद पर पहुंच गए। इससे आगे जिला मीरपुर खास की हदूद शुरू हो जाती थी। इस जली सरहद पर हमें रुकना पड़ा। हमसे आगे भी 8-9 मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां रुकी हुई थी। आसार से यही लगता था कि वहाँ किसी किस्म की चेकिंग हो रही थी। जैसे ही मैंने एक जीप के पीछे अपनी गाड़ी रोकी, मैं चौंक उठा। जली सरहद पर मुझे पुलिस की भारी जमीयत नजर आई। थोड़ी देर में मुझे महसूस हुआ कि वहाँ पुलिस का नाका लगा हुआ था। मीर बख्श भी सूरत-ए-हाल को भांप चुका था। उसने मानी खेज नजर से मुझे देखा। उसकी नजर में सैकड़ों सवाल थे और सबसे अहम सवाल ये था कि आया नाका हमें घेरने के लिए लगाया गया था। मैंने मीर बख्श की तरफ देखते हुए सरगोशियाना लहजे में कहा, तुम गाड़ी ही में बैठो, मैं नीचे उतर कर चुनगुन लेता हूँ। इस वक्त तक अंधेरा खासा गहरा हो चुका था। मीर बख्श चारों तरफ देखते हुए धीमे लहजे में बोला, वहीदान साईं, अगर ये सारा इत्माम हमारी खातिर है तो फिर इस सूरत-ए-हाल में आपका क्या हुक्म है? मैं फौरी तौर पर कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, एक बात तो तय है, हमें पुलिस से कोई पंगा नहीं लेना चाहिए। पहले किसी तरह हम ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि ये चेकिंग इस सिलसिले में हो रही है। अगर वाकई ये हमारी खातिर है तो फिर पुलिस वालों से बात करके देख लेंगे, कोई ना कोई सूरत तो निकल ही आएगी। मीर बख्श ने कहा, मुझे तो हैरत है पुलिस वालों को इतनी जल्दी हमारे फरार की खबर किस तरह हो गई और उमरकोट से इतनी दूर मीरपुर खास के बॉर्डर पर इन्होंने नाका लगा लिया है। तुम्हें इस सिलसिले में कबल अज वक्त हैरतज़दा होने की जरूरत नहीं मीर बख्श, मैंने तसल्ली अमेज लहजे में कहा। अभी ये बात साबित नहीं हुई कि पुलिस वाले हमारे इस्तकबाल के लिए यहाँ मौजूद हैं और रही बात यह कि उन्होंने बॉर्डर पर नाका क्यों लगाया है तो इसका सबब भी बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। मैं ड्राइविंग सीट छोड़ने लगा तो मीर बख्श ने कहा, साईं, आपने होटल के कमरे में पिस्तौल को खाली करके मैगजीन क्लिप अपनी जेब में डाल दिया था। अगर आप वो मैगजीन मुझे दे दें तो मैं पिस्तौल को भरकर मुफीद तर बना सकता हूँ। मैंने एक लम्हा सोचने के बाद गोलियों वाला क्लिप अपनी जेब से निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया और तंबीही अंदाज में कहा, ठीक है, तुम पिस्तौल को लोड कर लो, लेकिन एक बात ज़हन में रखना, इसका इस्तेमाल इंतहाई नागजीर सूरत-ए-हाल में किया जाए और वो भी एक हद तक। मैं ख्वाह किसी इंसान की जान लेने के हक में नहीं हूँ और खासतौर पर कानून के मुआवजों से तो हमें कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना। आप बेफिक्र रहो साईं। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ, इंशाअल्लाह आपको मुझसे कोई शिकायत ना होगी। जब से मैंने गाड़ी रोकी थी साहिल को मैंने बेकरार पाया था। बैक उम्र में मैं उसके चेहरे के तासरात को बड़ी वजह से पढ़ चुका था। हमारे दरमियान मजबूत शीशे की वजह से बातचीत नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि गाड़ी से उतरकर साहिल के पास चला जाऊं और उसे होशियार रहने की ताकीद भी कर दूं। ड्राइविंग कैबिन और गाड़ी के पिछले हिस्से में हल्की लाइट मौजूद थी जिसमें गाड़ी के अंदरूनी माहौल को बासानी देखा और समझा जा सकता था। मैंने अपनी साइड का दरवाजा खोला और बाहर निकलने के लिए जैसे ही गाड़ी से पांव बाहर निकाला, किसी गनमैन की सर्द नाल मेरे दाएं कंधे से महफूज हो गई। मैं एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गया। फिर इससे पहले कि मैं सूरत-ए-हाल को समझ पाता, नायत ही सफाक लहजे में मुझे हुक्म दिया गया, शराफत से अंदर बैठो। उसके साथ ही कंधे को नाल से टहुका भी दिया गया। मैंने बाहर निकले हुए पाँव को वाकई शराफत से गाड़ी के अंदर पहुंचा दिया। उसके साथ ही उस शख्स ने धड़ से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया जिसने थोड़ी देर पहले मुझे गाड़ी के अंदर बैठने का हुक्म दिया था। अब मैंने गर्दन घुमाकर बगौर उस शख्स का जायजा लिया। उसके जिस्म पर सजे लिबास से मैंने फौरन समझ लिया कि उसका ताल्लुक महकमा पुलिस से था। वो अंधेरे से अचानक ही नमूदार होकर मेरे सर पर पहुंच गया था। उसके हाथ में कलाशिनकोव थी जो अब मेरे कंधे से हट चुकी थी। ताम उसकी नाल का रुख खनूज गाड़ी के ड्राइविंग कैबिन की तरफ था। तुम ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो, उस मुसल्ला पुलिस वाले ने तहमकाना अंदाज में कहा। पीछे दूर तक हमारे मुसल्ला जवान मौजूद हैं, तुम फरार नहीं हो सकोगे। मैंने उसके शाने पर सजे फूलों से अंदाजा लगाया कि वो ASI रैंक का पुलिस ऑफिसर था। मैंने उसकी जानिब देखते हुए नाइश शाइस्ता लहजे में कहा, ASI साहब, मैं कहीं फरार होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे चक्कर नहीं दे सकते। वो मुझे घूरते हुए बोला, पता नहीं तुम मुझे शक की नजर से क्यों देख रहे हो। मैंने कहा, मैं तो बाहर निकलकर गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ जा रहा था, वहाँ हमारी एक साथी मौजूद है, मुझे उससे एक जरूरी बात करना थी। वो खुश्क लहजे में बोला, तुम्हें जिस किसी से भी जो बात जरूरी करना है वो चेकिंग के बाद करना, फिलहाल चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठे रहो। ठीक है साईं, मैंने नाहिद फरमाबरदारी से कहा। अब मैं या मेरा कोई साथी गाड़ी से बाहर कदम नहीं निकालेगा, लेकिन ये तो बता दो ये चेकिंग वगैरह किस सिलसिले में हो रही है। ASI ने मेरे बराबर में बैठे हुए मीर बख्श को बगौर देखा। खुदा को शुक्र है मीर बख्श ने इस वक्त गहरे नीले रंग का शलवार सूट पहन रखा था और ये इत्तफाक ही था कि साहिल ने उसके बाजू पर बांधने के लिए जो स्कार्फ दिया था वो भी नेवी ब्लू कलर का था।
चुनाचे पहली नजर में ये महसूस नहीं किया जा सकता था कि उसके बाजू पर कोई पट्टी बंधी हुई थी। एएसआई ने मीर बख्श पर एक सरसरी सी निगाह डाली और फिर गाड़ी के अगले हिस्से में झांकने लगा जहां साहिल मौजूद थी। इस सफर के दौरान में गाड़ी का एयर कंडीशनर ऑन नहीं किया गया था, इसलिए पिछले हिस्से की खिड़कियां खुली हुई थी। वैसे भी हम जिन हालात में होटल से निकले थे उसमें एयर कंडीशन के ऑन या ऑफ करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता था। हम जो है जहाँ है जैसा है की बुनियाद पर गाड़ी में बैठकर फरार हुए थे। थारा और उसके साथियों ने गाड़ी को जैसे वहां छोड़ा था हम उसे उसी हालत में लेकर आगे बढ़ाए थे। एएसआई गाड़ी के लम्हाती मुआयने के बाद रेड अलर्ट हो गया। उसकी आंखों में नमूदार होने वाली चमक से मैंने अंदाजा लगा लिया कि उसने हम में और गाड़ी में कोई खास बात नोट की थी। जब भी वो कलाशिनकोव को भी ज्यादा एहतियात से थाम कर खड़ा हो गया था। मैंने बदसूर नरम लहजे में अपना सवाल दोहराया, साईं आपने बताया नहीं कि चेकिंग किस सिलसिले में हो रही है? ये बात तुम्हें डीएसपी साहब बताएंगे। वो सपाट आवाज में गोया हुआ। डीएसपी साहब क्यों? मैंने चौंके हुए लहजे में दरियाफ्त किया। उसने बताया वो इसलिए कि ये चेकिंग उन्हीं की निगरानी में हो रही है। मगर ये चेकिंग किस बात की हो रही है? वो दाएं बाएं मोहतात नजर से देखते हुए बोला, डीएसपी साहब को एक गाड़ी की तलाश है, ऐसी गाड़ी जिसमें 3 अफराद मौजूद हो, 1 लड़की 2 मर्द। इतना कहकर उसने एक मरतबा फिर गाड़ी के अगले हिस्से में झांका। एएसआई की आंखों में कोई ऐसी बात जरूर थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने गैर महसूस अंदाज में कुरीद जारी रखी। इसी दौरान में एक गाड़ी को चेक करके जाने की इजाजत दी जा चुकी थी। चुनांचे मुझे अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ा। एएसपी अब माइल बा गुफ्तगू नजर आ रहा था। मैंने दोबारा गाड़ी रोकने के बाद एएसआई से कहा, साईं इस गाड़ी में हम भी तो 3 ही हैं, 1 लड़की और 2 मर्द। क्या तुम्हारे डीएसपी साहब को हमारी तलाश है? अगर तुम लोग डाकू हो तो फिर तुम ही डीएसपी साहब के मतलूबा अफराद हो, उसने मोहतात लहजे में कहा। उन्हें 2 डाकुओं और 1 मुगविया की तलाश है। मेरे सीने से इत्मीनान भरी सांस खारिज हुई। एएसआई की बात से यह जाहिर हो गया था कि वो नाका हमारे लिए नहीं बल्कि डाकुओं की गिरफ्तारी और किसी दस्तयाबी के लिए लगाया गया था। मेरी तरह मीर बख्श ने भी सुकून की सांस ली। अब मैं पहले से ज्यादा पुरएतमाद हो चुका था। मैंने एएसआई को मुखातिब करते हुए कहा, साईं आप भी अजीब बात करते हो, क्या हम आपको डाकू नजर आते हैं? वो गुस्से से बोला, ना बाबा अगर क्यों रहे हो, अगर तुम लोग डाकू नहीं हो तो आराम से बैठो, डीएसपी साहब तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने तो 2 खतरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए नाका लगाया है जो बेस बदल कर फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मुगविया लड़की का क्या चक्कर है साईं? मैंने नरम लहजे में कुरीद जारी रखी। वो कुछ सोचने के बाद बोला, मुमताज नामी एक लड़की को खतरनाक डाकू मंगल सिंह ने अगवा कर लिया था, जिसकी रिहाई के इवज उसने लड़की के बाप से 50 लाख रुपए मांगे थे। लड़की का बाप डाकू की धमकियों में ना आया और उसने फिलफोर पुलिस से मदद तलब कर ली। सुनने में आया लड़की के बाप का कोई रिश्तेदार पुलिस में है, शायद इसी वजह से उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी। एक लम्हे को वो सांस लेने को रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मंगल सिंह लड़की को अगवा करके घने जंगलात में ले गया था। पुलिस ने वहां पहुंचकर कामयाब छापा मारा, मगर मंगल सिंह लड़की के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। अब पता चला है वो बेस बदल कर मीरपुर खास की तरफ निकलना चाहता है। उसका एक साथी भी हमरा है और वो तीनों एक गाड़ी में सवार हैं। एएसआई ने अपनी बेदयानी में काफी मुफीद मालूमात फराहम कर दी थी। हमें जो शक हुआ था मामला उसके बिल्कुल बिलअक्स निकला था। वो नाका में घेरने के लिए नहीं बल्कि किसी मंगल सिंह नामी डाकू को गिरफ्तार करने के लिए लगाया गया था। वाज़ेह है कि अंदरूनी सिंध में हिंदू अच्छी खासी तादाद में रिहाइश पजीर है। जिंदगी के हर शोबे में उनका अमलो दखल है। खास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो इलाके पाए जाते हैं वहाँ हिंदू और मुसलमान लगभग बराबर तादाद में पाए जाते हैं। बाज़ जगह तो वो मुसलमानों से ज्यादा ताकत में है। मैंने बोले एएसआई को मुखातिब करते हुए पूछा, साईं आपका ओहदा तो मैं जान चुका हूँ, आप एएसआई हो, जरा ये भी बताओ आपका नाम क्या है? फिर मैंने मक्खन लगाते हुए कहा, वैसे आपके बदन पर पुलिस की वर्दी खूब जच रही है। वो खुश हो गया और जोश भरे लहजे में पूछने लगा, आपको मेरे ओहदे का कैसे पता चला? साईं आपके शोल्डर के फूल बोल रहे हैं, मैंने जेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। उसी वक्त मुझे गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ाना पड़ी। हमारी गाड़ी जिस मुकाम पर खड़ी थी वो जगह अंधेरे में थी, जबकि नाके वाले मुकाम पर कुछ रोशनी नजर आ रही थी। मुझे यकीन था कि एएसआई को मुझसे बातें करते हुए किसी ने नहीं देखा होगा। मैंने एएसआई को याद दिलाते हुए कहा, साईं आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। मैं जमशेद हूँ। वो बोला, एएसआई जमशेद अहमद। मैंने पूछा, जमशेद साईं, लगता है पुलिस की खासी भारी नफरी यहाँ मौजूद है। हाँ साईं। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, डीएसपी साहब तो हैं ही, इनके अलावा शादीपुरी का थाना इंचार्ज, 2 एएसआई, 1 एसआई और दर्जन बार कांस्टेबल इस मिशन में शामिल है, जो सब के सब मुसल्ला और चौकस हैं। एसपी उमरकोट की जानिब से बड़े सख्त आर्डर आए हैं, इसलिए मंगल सिंह की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी साहब खुद मौके पर मौजूद हैं। मैंने कहा, इस तैयारी से तो लगता है कि मंगल सिंह डाकू पुलिस के लिए नहायत अहम है। बहुत अहम साईं। उसने तायद की, मुमताज नामी लड़की किसी साहिब हैसियत शख्स की बेटी है और उसने पुलिस में बहुत ऊपर से सोर्स लगाई है। वैसे भी पुलिस मंगल सिंह को काफी अरसे से तलाश कर रही थी। उसके खाते में डकैती, अगवा, कत्ल जैसी कई संगीन वारदातें लिखी हुई हैं। पुलिस ने सरगर्मी दिखाते हुए उसके डेरे पर छापा मारा तो वहां अच्छी खासी मारा मारी हो गई, जिसके नतीजे में मंगल सिंह के 3 साथी पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए। मंगल सिंह अपने एक डाकू साथी के साथ फरार होने में कामयाब हो गया।
मुगविया मुमताज उसी के कब्जे में है। पुलिस ने अपनी खुफिया तहकीक से ये मालूम कर लिया कि मंगल सिंह बेस बदलकर उमरकोट से मीरपुर खास जाना चाहता है। चुनाचे एसपी साहब के फौरी अहकाम पर डीएसपी साहब ने दोनों इजला की सरहद पर नाका लगाया है। एएसआई जमशेद अहमद हमारी जानिब से मुतमईन था। उसे यकीन था कि हम मंगल सिंह वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं रखते, इसलिए वो मुझसे गपशप कर रहा था। ये हकीकत भी थी कि मंगल सिंह या उसके साथी से हमारी आशनाई नहीं थी और ना ही हमारे कब्जे में मुमताज नामी कोई लड़की थी। अगर साहिल को मुमताज फर्जी कर भी लिया जाता तो एक मुगविया को इतनी आजादी से गाड़ी में बैठे हुए नहीं होना चाहिए था। फिर जब से हमें मालूम हुआ था कि इस चेकिंग का हमारी जात से कोई ताल्लुक नहीं है, उस वक्त से मैं बड़े एतमाद के साथ एएसआई से गुफ्तगू कर रहा था। हमें एक शऊरी इत्मीनान हासिल हो चुका था। मैंने एएसआई को टटोलना जारी रखा और पूछा, ये डाकू मंगल सिंह कोई सिख है? मैंने अनजान बनते हुए उसकी तरफ देखा। नहीं, मंगल सिंह हिंदू है, एएसआई ने बताया। मैं और अनजान बन गया और उलझन ज़दा लहजे में दरियाफ्त किया, सिंह और हिंदू ये क्या चक्कर है जमशेद साईं? उसने मेरी मालूमात और तवक्को के मुताबिक जवाब दिया, सिंह एक कास्ट यानी जात है। सिंह कोई हिंदू भी हो सकता है और कोई सरदार जी भी। मंगल सिंह हिंदू है। इधर कुदी के जंगलात में उसने अपना डेरा बना रखा है। चोरी, डकैती, अगवा जैसे कई मुकदमात में वो मुलव्वस है और कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन अब बचकर नहीं जाएगा। उसके 3 साथी हलाक हो गए हैं, जबकि चौथा साथी उसके हमरा है। मैंने पूछा, साईं आप बता रहे हो मंगल सिंह ने किसी साहिब हैसियत शख्स की बेटी मुमताज को अगवा कर रखा है? लड़की का बाप कौन है और कहाँ का रहने वाला है? मैंने महसूस किया कि अब वो मुझसे बात करते हुए बोरियत महसूस कर रहा था। उसने उकताहट अमेज लहजे में जवाब दिया, मुमताज के बाप का नाम काजी सुल्तान है और वो नबी सर में रहता है। मुमताज उसकी इकलौती बेटी है। क्या ख्याल है साईं? मैंने संजीदा लहजे में पूछा। ये काजी सुल्तान ने इस मामले में पुलिस को मुलव्वस करके बेवकूफ़ी का सबूत नहीं दिया। अगर वो साहिब हैसियत और मालदार आसामी है तो उसे बेटी की जिंदगी को दाव पर नहीं लगाना चाहिए था, और वो भी इकलौती बेटी। 50 लाख की रकम बेटी से ज्यादा कीमती तो नहीं। एएसआई जमशेद जो कि पुलिस वाला था, इसलिए पुलिस से मुतल्लक मेरा इज़हारे ख्याल उसे कुछ ज्यादा पसंद न आया और बुरा सा मुंह बनाते हुए उसने कहा, साईं यही तो बात आप लोगों की समझ में नहीं आती। कौन सी बात जमशेद साईं? ना बाबा, आप लोगों ने पुलिस को पता नहीं क्या समझ रखा है। वो बेजारी से बोला, अगर काजी सुल्तान ने बेटी की वापसी के लिए पुलिस की मदद हासिल की है तो इसमें बेवकूफी वाली कौन सी बात है? पुलिस का तो काम ही आवाम की मदद करना है। मैंने कहा, आप ठीक कहते हो साईं, पुलिस का काम आवाम की मदद बल्कि खिदमत करना है, मगर बेवकूफी से मेरी मुराद ये थी कि इस तरह डाकू मंगल सिंह तैश में आकर मुमताज को भी कत्ल कर सकता है। आप बता चुके हैं कि उसके खाते में कई कत्ल लिखे हुए हैं। उसने बगौर मेरा जायजा लिया और कहा, लगता है तुम्हें डाकुओं की, अगवा कुंदगान की नफ्सियात वगैरह से ज्यादा वाकफियत नहीं है। बाबा अगर काजी सुल्तान मंगल सिंह का मुतालबा पूरा करते हुए उसे 50 लाख रुपए भी दे देता, तब भी मंगल सिंह मुमताज को जिंदा ना छोड़ता। तुमको कुछ पता नहीं इन डाकुओं के बारे में। ठीक है त्यो साईं, मैंने मानी खेज अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। उसी वक्त एएसआई को एक ऐसी बात याद आ गई जो पहले याद आना चाहिए था। वो अब तक मेरे सवालात के जवाब दे रहा था, हालांकि पुलिस ऑफिसर होने के नाते उसे मुझ पर सवालों की बौछार कर देना चाहिए थी। पता नहीं वो किस किस्म का एएसआई था। खैर, बातूनी किस्म के अफराद इस तरह की हिमायतें करते ही रहते हैं। एएसआई बिलाशुबा एक बातूनी शख्स था जो मेरी बातों में लगकर अपने मकसद से हट गया था। अब वो पूरी तरह मेरी जानिब मुतवज्जो हो गया और उसने पूछा, तुम लोग किधर से आ रहे हो साईं? मैंने पूरी इत्मीनान लहजे में जवाब दिया, हम उमरकोट शहर की तरफ से आ रहे हैं। कहाँ जाने का इरादा है? मीरपुर खास जाएंगे साईं, मैंने बताया। उसने मजीद पूछा, उमरकोट के रहने वाले हो या मीरपुर खास के? मैंने कहा, उमरकोट में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मैं उनसे मिलकर मीरपुर खास जा रहा हूँ। इसका मतलब है मीरपुर खास के रहने वाले हो? एएसआई ने सवाल किया। मैंने बताया, मैं दरअसल कराची का रहने वाला हूँ। मीरपुर खास में भी मेरे कुछ रिश्तेदार रहते हैं। मैं आज की रात मीरपुर खास में उन रिश्तेदारों के पास गुजारूंगा। कल सुबह हम कराची रवाना हो जाएंगे। कराची में आप क्या करते हो साईं? एएसआई ने एक खतरनाक सवाल कर डाला, लेकिन इससे पहले कि मैं उसका सवाल का कोई तसल्लीबख्श जवाब देता, उसकी पुकार पड़ गई। सिंधी लबो लहजे में किसी ने बावाज़े बुलंद उसका नाम लेकर पुकारा था। एएसआई जमशेद अहमद उस पुकार की जानिब लपक गया और मैंने सुकून की सांस ली। इसी वक्त मुझे अपनी गाड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ा। वीरबख्श ने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा, फैजान साईं, ये एएसआई तो ख्वाब चिपक कर रह गया था। खुदा का शुक्र है दफा हो गया, मैं तो दिल में परेशान हो रहा था। वैसे साईं, एक बात का तो इत्मीनान हो गया। कौन सी बात? मैंने पूछा। यही कि यहाँ की चेकिंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ ये बात तो है, मैंने तायरी अंदाज में गर्दन हिलाई। एएसआई अपने बातूनी पन में हमें बहुत मुफीद मालूमात फराहम कर गया है। मंगल सिंह और मुमताज नामी लड़की की कहानी खासी अहम और सनसनीखेज है। एक बात याद रखना मीरबख्श, उसने सवालिया नजर से मुझे देखा। मैंने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, अगर तुम चाहती हो कि ज्यादा से ज्यादा महफूज रहो तो अपने गिरदो पेश के हालातों वाकयात से बाखबर रहना बहुत जरूरी है। एएसआई ने 15-20 मिनट तक जो बकबक की है उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मंगल सिंह के बारे में हासिल शुदा मालूमात किसी भी मरहले पर हमारे काम आ सकती है। वो पूरी बात सुनने के बाद बोला, मैं आपकी नसीहत को हमेशा याद रखूंगा, लेकिन इस वक्त तो मैं इस बात पर खुश हूँ कि यहाँ हमारे लिए खतरे की कोई बात नहीं।
वरना मैं तो समझ रहा था कि तारा या यामिशा वगैरह में से किसी को होश आ गया होगा और उन्होंने फोन के जरिए या किसी और तरह पुलिस को हमारे पीछे लगा दिया है। इस हवाले से अभी ज्यादा मुतमईन होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ऐसा होना मुमकिन नहीं। चनाका अगर हमारे लिए नहीं लगाया गया तो किसी भी वक्त किसी नाखुशगवार सूरत से वास्ता पड़ सकता है। आप क्यों डरा रहे हो साईं? मैं डरा नहीं रहा बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूँ। वो उलझी नजर से मुझे तकने लगा। मैंने कहा कभी भी और किसी भी हाल में मुतमईन होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। हम जिस राह के मुसाफिर वो इतनी पुरपीचो पुरखार है कि उस पर चलते हुए कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हमें अपने दुश्मनों की तरफ से एक लम्हे की भी गफलत नहीं बरतना चाहिए। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो साईं, वो संजीदगी से बोला। मैंने कहा अब चंद बातें नहायत ही अहम और मौके महल की मुनासिबत से हो जाएं। मेरा जुमला खत्म हुआ तो मीर बख्श ने सवालिया नजर से मुझे देखा। मैंने पूछा मीर बख्श, ASI जमशेद अहमद की आमद से कबल मैंने तुम्हें इशारिया 3-8 की गोलियों वाला क्लिप दिया था, वो कहाँ है? उसने अपने दाईं रान के नीचे हाथ घुमाया और मजकूरा क्लिप बरामद करते हुए बोला। मैंने सूरत की नजाकत को भांपते हुए इसे छुपा दिया था। ये तुमने अच्छा किया, मैंने सताइशी लहजे में कहा। फिर पूछा और वो खाली पिस्तौल कहाँ है? उसने अपने लिबास से वो पिस्तौल निकाल कर मेरे हवाले कर दिया। मैंने पिस्तौल और गोलियों वाला क्लिप ड्राइविंग सीट के नीचे दबा दिया और मीर बख्श को मुखातिब करते हुए कहा तुमने जमशेद की बातें सुन ली हैं। इस वक्त मौके पर DSP साहब, शादीपुरी का SHO, एक SI, 2 ASI और दर्जन भर कांस्टेबल मौजूद हैं। और एक बात ज़हन नशीन कर लो कि तमाम अफराद ASI जमशेद की तरह बातूनी और अहमक नहीं होंगे। इस नौइयत का कोई एक पीस ही होता है। लिहाजा मैंने जुमला अधूरा छोड़कर एक तवील सांस ली और कहा लिहाजा में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। हमारे पास से कोई भी काबिल एतराज या काबिल गिरफ्त शय बरामद नहीं होना चाहिए। मीर बख्श ने इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने कहा अब मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनो और जहन में नक्श कर लो। वो मतन गोश हो गया। मैंने नहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा मेरा नाम मुराद है और साहिल का कलसूम और तुम मीर बख्श ही हो। मीर बख्श ने उलझन ज़दा नजर से मुझे देखा। मैंने अपना बयान जारी रखा। DSP और SPO बाल की खाल उतारेंगे और अगर हमारे बयान पर उन्हें किसी किस्म का शक हो गया तो वो हमारी खाल के बाल भी उतार सकते हैं। लिहाजा हम सब का बयान एक जैसा होना चाहिए। मीर बख्श पूरी तवज्जो से मेरी बात सुन रहा था। मैंने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा मैं और साहिल यानी मुराद और कलसूम आपस में कजन है और कराची में रहते हैं। वो अपने रिश्तेदारों से मिलने मीरपुर खास आए हुए थे। वहां से वो वडेरा अकबर सुमरू से मिलने उमरकोट आ गए। वडेरे से भी उनकी दूर पार की रिश्तेदारी निकलती है। तुम यानी मीर बख्श वडेरा अकबर सुमरू के ड्राइवर हो और हम मेहमानों को वडेरे की गाड़ी में मीरपुर खास छोड़ने जा रहे हो। रास्ते में तुम्हारे बाजू में अचानक दर्द उठा, इसलिए मैं बहालत मजबूरी ड्राइविंग कर रहा हूँ। तुम्हारे दर्द वाले बाजू पर मैंने कस कर स्कार्फ बांध दिया है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला साईं आपने तो फौरन के फौरन एक नायत अच्छी और पुरतासीर कहानी तैयार कर लिया है। सुनने वाला फौरन इस पर यकीन कर लेगा। लगता है जैसे बिल्कुल सच्ची कहानी हो। हर कहानी सच्ची होती है मीर बख्श, मैंने फलसफियाना अंदाज में कहा। वाकयात या तो पेश आ रहे होते हैं या पेश आ चुके होते हैं या फिर पेश आना होते हैं। ये सब माजी हाल और मुस्तकबिल का चक्कर है। मीर बख्श अकीदत भरी नजर से मुझे तकने लगा। मैंने इस मौके को गनीमत जाना। ASI जमशेद पलट कर वापस नहीं आया था। मैंने आहिस्ते से अपनी साइड का दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर आ गया। साहिल काफी देर से सूरत के बारे में जानने के लिए बेचैन थी। मैंने हाथ के इशारे से सब ठीक है कहकर उसे इत्मीनान तो दिला दिया, ताम जबानी कलामी तसल्ली भी जरूरी थी। मैं गाड़ी से उतरकर अकबी हिस्से की खिड़की के पास आया और नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में साहिल को सूरत हाल से आगाह कर दिया। साथ ही मैंने उसे यह भी बता दिया कि पुलिस वालों की पूछताछ के जवाब में हमें क्या कहना है। वो बड़ी मामला फहम और ज़हीन लड़की थी। फौरन मेरी बात समझ गई। मैं मुतमईन होकर ड्राइविंग कैबिन में आ गया। ASI जमशेद अहमद ने जब धमकी अमेज अंदाज में मुझे गाड़ी के अंदर बैठने को कहा था तो साथ ही ये भी बताया था कि पीछे दूर तक पुलिस के मुसल्लह अफराद मौजूद हैं। लिहाजा मेरे फरार की हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। मैंने इसी बात की तस्दीक के लिए चारों जानिब निगाह दौड़ाई। अगरचे हर तरफ अंधेरे का राज था, ताहम मुझे ऐसे कोई आसार दिखाई ना दिए जिससे ASI की धमकी अमेज बयान की तस्दीक हो सकती। मैंने यही सोचा कि जमशेद ने महज रोब में लाने के लिए वो बात कही होगी। पुलिस वाले इस किस्म के जाली अक्स डालने के आदी होते हैं। मैंने साहिल से बात करते हुए अपनी आवाज खासी धीमी रखी थी क्योंकि हमारी गाड़ी के पीछे भी 2 गाड़ियां आ रुकी थी। उनमें एक कार थी और दूसरी प्राइवेट बस जिसमें बहुत कम सवारियां थी। वो मुसाफिर बस आधी से ज्यादा खाली पड़ी थी। मैंने जैसी ड्राइविंग सीट संभाली मुझे अपनी गाड़ी को मजीद आगे बढ़ाना पड़ा। फिर हमारे दरमियान हालात खाजरा और आइंदा के प्रोग्राम से मुतल्लिक बातें होने लगी। खुदा करके आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी की चेकिंग की बारी आई। अब हम उस जगह पहुंच चुके थे जहाँ अच्छी खासी रोशनी थी। मैंने देखा DSP साहब अपनी सरकारी जीप के साथ टेक लगाए चाय नोश फरमा रहे थे, जबकि SH शादीपुरी गाड़ियों की चेकिंग कर रहा था। हमसे आगे वाली जीप रुखसत हुई तो मोटी तोंद वाला SHO हमारी जानी पड़ा। उसकी चाल में खासी तेजी थी और वो उकाबी नजर से हमारी गाड़ी को और खमे देख रहा था। हमारे करीब आकर उसने ड्राइविंग साइड वाली खिड़की की जानिब कदम बढ़ाए और मुझे नीचे उतरने का इशारा किया। मैं चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर आ गया।
SHO थाना इंचार्ज ने गाड़ी के अंदर झांका और मीर बख्श को भी नीचे उतरने का हुक्म दिया। फिर उसने गाड़ी के अकबी हिस्से में निगाह दौड़ाई। तामसाल के उसने गाड़ी के अंदर ही रहने दिया। उसके बाद वो मेरी जानी मुतवज्जो हो गया। गाड़ी के कागजात और अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, उसने तहमकाना लहजे में कहा। इसी दौरान में 2 मुसल्ला कांस्टेबल हमें अपनी गनों के निशाने पर रख चुके थे। सूरत खासी नाजुक थी। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो क्या, कोई शिनाख्ती कार्ड भी नहीं था। यही कैफियत साहिल की भी थी। ताहम गाड़ी के कागजात डैशबोर्ड में मौजूद थे। मैंने डैशबोर्ड का खाना खोलकर वो कागजात निकाल लिए। फिर नहायत अदब से उन्हें थाना इंचार्ज की तरफ बढ़ा दिया। वो गाड़ी वडेरा अकबर सुमरू के नाम रजिस्टर थी। थाना इंचार्ज ने कागजात का बारीक बीनी से मुआयना किया। फिर मेरे चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, तुम अकबर सुमरू तो नहीं हो सकते, क्या तुम वडेरे के ड्राइवर हो? नहीं, मैंने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, ड्राइवर वो है। मैंने मीर बख्श की तरफ इशारा किया। इसका नाम मीर बख्श है। ये वडेरा अकबर सुमरू का ड्राइवर भी है और उसके बंगले पर चाकरी भी करता है। मैंने थोड़ी देर पहले मीर बख्श को जो कहानी याद करवाई थी उसमें उसे वडेरे का ड्राइवर ही बताया था। ऐसा मैंने इसलिए किया था कि वो गाड़ी वडेरा अकबर सुमरू के नाम रजिस्टर्ड थी। बसूरत दीगर खाम पर इस गाड़ी की चोरी का शक किया जा सकता था। थानेदार ने मेरे जवाब के बाद सवाल किया, अगर मीर बख्श इस गाड़ी का ड्राइवर है तो फिर तुम ड्राइविंग क्यों कर रहे थे? इस मौके पर मीर बख्श ने जवाब दिया, साईं। इसने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, उमरकोट से अकड़ी तक मैं ही गाड़ी चला रहा था। उसके बाद मेरे बाजू में अचानक दर्द उठा और मैं ड्राइविंग के काबिल ना रहा। मजबूरन मुराद साईं को ड्राइविंग करना पड़ी। ये देखें। मीर बख्श ने अपने बंधे हुए दाएं बाजू की तरफ इशारा किया। मुझे बहुत शदीद दर्द हो रहा है, आप अगर हमें जल्दी जाने दें तो मेहरबानी होगी साईं। ये किस किस्म का दर्द है मीर बख्श? थानेदार ने उसकी आंखों में झांका। जिसकी तकलीफ के आसार तुम्हारे चेहरे पर नजर नहीं आ रहे। साईं, बर्दाश्त कर रहा हूँ, मीर बख्श ने दोबारा हाथ जोड़ते हुए कहा, वरना मेरा हाल तो मेरे दिल को ही पता है। ये दर्द कभी कभार हो जाता है। कई डॉक्टरों को दिखाया है मगर वक्ती फायदा होता है, मर्द खत्म नहीं होता। डॉक्टरों ने बताया कि यह असाबी दर्द है। थानेदार ने उसकी वजह सुनने के बाद कहा, तुम्हारे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा। मीर बख्श एक लम्हे के लिए घबराया, फिर संभले हुए लहजे में बोला, साईं जल्दी में मैं अपना लाइसेंस बंगले पर भूल आया हूँ, कोई और शिनाख्ती कागज नहीं साईं। मीर बख्श ने नफी में सर हिलाया। इसी दौरान में थानेदार चुभती हुई निगाह से हम तीनों को बारी बारी देख रहा था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो हमारे चेहरों के पीछे कुछ तलाश कर रहा हो। मुझे उसका देखना तशवीश में मुब्तला कर रहा था। उसकी नजर का खुसूसी मरकज साहिल थी।